टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं मुकेश पटेल जी। मुकेश पटेल जी, आपका स्वागत हमारे शो में। और मुकेश पटेल जी ने कई सारे रिसर्च करके आए हैं आप दर्शकों के लिए, तो इस शो में कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस शो में आपको हम बताने वाले हैं कुछ खास टिप्स। मसलन डॉक्टर हों या शेयर बाजार के ट्रेडर, टैक्स की उलझन से बचने के लिए अपना खाता बही कैसे रखें दुरुस्त। मेडिक्लेम में मिले पैसे पर कट गया है टैक्स, तो क्या है रिफंड पाने का तरीका। और कार की सर्विसिंग या मेंटेनेंस पर खर्च के दौरान अगर आपने चुकाया है जीएसटी, तो क्या आप ले सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक मुद्दा वो हर उस प्रोफेशनल के लिए है जो पैसे कमा रहे हैं, चाहे डॉक्टर हों, शेयर बाजार के ट्रेडर हों, या फिर कोई ऐसे प्रोफेशनल हो, या फिर कई लोग तो अपना कारोबार भी शुरू कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस इनकम आपकी हो रही है, तो आपके लिए कई सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इनकम टैक्स से लिहाज से, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसमें से एक मुद्दा है, वो है कि अकाउंट मेंटेन करने का मामला। कई लोग खुद अपना अकाउंट मेंटेन भी करते हैं, और अपना अकाउंट मेंटेन करने में आप लोग थोड़ी सी भी चूक कर जाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपके पीछे पड़ जाता है। तो हमारे गेस्ट मुकेश पटेल जी ने ऐसे कई सारे मुद्दे उनके पास आए, तो उन्होंने इसको खास तौर से उठाया है और खुद रिसर्च करके आया है। तो सबसे पहले मुकेश जी, ऐसे प्रोफेशनल के लिए आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से अपने अकाउंट को मेंटेन रखें यहाँ पे। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो आयकर कानून की जो सेक्शन 44AA है, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उसके लिए प्रावधान किए गए हैं, उस पर हमें नज़र रखनी है। उसका बेसिक जो नियम है वो ये है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर है, खास तौर से पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो वगैरह, तो उनकी एनुअल आप इनकम, टोटल इनकम 1,20,000 से ज़्यादा है, या तो उनकी टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख से ज़्यादा है, तो उनके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि वो जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम टैक्स रूल्स में किए गए उसको रखें। अगर वो नहीं रखते हैं, जैसे आपने बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन पीनलाइज यू फॉर दैट। अब उसमें एक छूट उन्होंने ये रखी है कि प्रोप्राइटर हो, इंडिविजुअल या एचयूएफ, तो उसको थोड़ी हायर लिमिट दी गई है। 1,20,000 की जगह 2.5 लाख की इनकम और 10 लाख की जगह 25 लाख का टर्नओवर और रिसीट्स। ये दिस इज द बेसिक प्रोविजन ऑफ 44AA। इसमें एक और सवाल मैं पूछूंगा, क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसमें कंपलसरी मेंटेनेंस से थोड़ी सी राहत मिल जाए, छूट मिला हो? थोड़ी सी नहीं लक्ष्मण जी, काफी कुछ राहत। हालांकि जब इनकम टैक्स एक्ट शुरू हुआ, सबसे एक बड़ी दिक्कत आ रही थी कि टैक्स पेयर्स की जो संख्या है वो बढ़ती नहीं थी, क्योंकि जो, जैसे आपने कहा, बिजनेस प्रोफेशन वगैरह करते हैं, उन लोगों को आयकर विभाग का डर रहता है कि हम हमारे अकाउंट्स के पीछे पड़ जाएंगे, उसमें से कुछ ना कुछ निकालेंगे, ये करेंगे, या तो हमें ये रखना, छोटा चाय वाला है, पान वाला है, ग्रोसर है, ये। तो उन लोगों को एनकरेज करने के लिए कि भाई आप अकाउंट्स मेंटेन करने का टेंशन मत रखिए, तो एक जिसको हम प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम कहते हैं, अंदाजित आवक योजना, वो कई साल पहले उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और पहले वो बिजनेस के लिए आया 44AD के तहत। तो उसमें लिमिट्स धीरे धीरे करके बढ़ती गई, और उसका मेन, हालांकि हम हमारे कार्यक्रम में बहुत बार उसका डिस्कशन भी करते हैं, उसका मेन पॉइंट ये है कि सेक्शन 44AD में बिजनेस के लिए अगर आपका 2 करोड़ तक का टर्नओवर है और आप 6% प्रॉफिट और कैश है तो 8% प्रॉफिट उस पर दिखा रहे हैं वो टर्नओवर पर, तो आपको टोटल छूट दी गई है कि यू नीड नॉट मेंटेन योर अकाउंट। और इसमें एक आगे उन्होंने एक संशोधन करके एक रिलीफ रखी, ये है कि अगर आपका टर्नओवर जो है वो 3 करोड़ भी हो सकता है,
इफ योर कैश रिसीट्स आर नॉट मोर देन 5%, तो आपको कोई बुक्स रखनी नहीं है। और प्रोफेशनल के केस में 44 ADA है, तो उसमें सीमा 50 लाख की रखी गई है। और 50% अगर आप प्रॉफिट दिखाते हो तो यू हैव एग्जम्पशन, यू डोंट हैव टू मेंटेन बुक्स। और 5% से कम आपकी कैश रिसीट्स है तो इस साल से तो 75 लैक्स। तो लक्ष्मण जी, ये जो सीमाएं हैं, ये स्पेशल एक्सेप्शंस हैं, तो एक बड़ा कंफर्ट लेवल है कारोबारियों के लिए कि हम कानून में विदाउट टेंशन ऑफ अकाउंट्स कर सके। लेकिन ये एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर कितना लंबी अवधि के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रखा जाए, ये इसके लिए क्या कोई प्रावधान है जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, जरूर। यू सी, इनकम टैक्स रूल्स में रूल 6F में प्रावधान किया गया है। एक तो लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन से आपको बिजनेस प्रोफेशन के लिए कौन से रिकॉर्ड्स रखने हैं, वो देख लेने चाहिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो कई लोगों को पता नहीं है। वो समझते हैं कि भाई इनकम टैक्स के लिए हमें 10, 15, 20 सालों तक हमारा सामान सब संभाल के रखना पड़ेगा अकाउंट्स का। ऐसा नहीं है। इसमें रूल ये है कि आपका जो लास्ट असेसमेंट ईयर है उसके आगे के जो 6 साल हैं उसके पहले आपको कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं रखना है। माना जो रेलेवेंट ईयर है उसके आगे के ज्यादा से ज्यादा 6 साल, समझिए 31 मार्च 2023 हो गई तो फाइनेंशियल ईयर 2015-16 और अर्लियर ईयर्स के लिए आपके जो अकाउंट्स हैं उसको आपको संभाल के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिवा कि आपका कोई रीअसेसमेंट हो। बिल्कुल, ये काफ़ी आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी। हालांकि ये लंबी अवधि के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल नहीं होता क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन होता है, लेकिन तब भी एक सीमा है जो मुकेश पटेल जी ने बताया। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको इस तरह से अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना है ताकि आने वाले दिनों में इनकम टैक्स से किसी भी झंझट के पछड़े में आप ना पड़ें। और टैक्स गुरु में ऐसे ही टिप्स हम आपको देते रहते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं जयपुर, जहां से जीपी गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गुप्ता जी नमस्कार। गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है फोन कट गया इनका, फिर से जोड़ा जाए। हेलो गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। हाँ बताएं, क्या सवाल है आपके पास? सर मेरा सवाल ये था कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 1 लाख रुपए तक की जो छूट दे रखी है, क्या उस छूट को पहले अवेल करना चाहिए या पहले एक्यूमुलेटेड लॉन्ग टर्म लॉस यदि कोई है तो उसको एडजस्ट करना चाहिए पहले व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम? ये लॉस कितने अवधि तक का है, कब तक का लॉस है आपका? सर 4 साल पहले का है सर, 4 साल तक का है, पिछले लास्ट 4 ईयर। 4 साल का लॉस है, उसको आप एडजस्ट करना चाहते हैं 1 साल में जो प्रॉफिट हुआ उसके साथ। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, क्यों? सर मेरा ये निवेदन था कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर 1 लाख रुपए तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जाम्प्ट मानती है। हाँ, समझ गए। और यदि मेरे पास में एक्यूमुलेटेड लॉस भी है 4 साल का पिछले का, तो मुझे पहले 1 लाख रुपया इनकम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है उसको एडजस्ट। ठीक है गुप्ता जी, एक बार मुकेश पटेल जी ने आपके सवालों को समझ लिया है, मैं तो उसका जवाब देते हैं। बिल्कुल समझ गया हूं लक्ष्मण जी। और गुप्ता जी का ये जो सवाल है, कई दर्शकों के मन में ये सवाल होगा। हालांकि गुप्ता जी, द न्यूज इज एंड इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ये ख्याल रखना है कि जो ये 1 लाख का जो एग्जम्पशन हम समझते हैं ना, वो 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को आपके करंट ईयर में उसको एग्जम्प्ट माना जाए, ऐसा प्रोविजन नहीं है। 112A में ये कहा गया है कि 1 लाख तक जो आपका LTCG है उस पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स आपको भरना नहीं होगा। So the exemption is not in respect of the gain, it is in respect of the tax on the gain. तो इसके कारण क्या होता है, समझिए आपका इस साल में आपका 1.5 लाख का गेन हुआ है, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं पहले 1 लाख को मैं एग्जम्प्ट ले लूं और 50,000 बचा तो मेरा 4 लाख का लॉस है, तो 50,000 के सामने 4 लाख का लॉस सेट ऑफ करके 3.5 लाख को मैं कैरी फॉरवर्ड करूं। वो नहीं होगा। क्या होगा, 4 लाख के लॉस के सामने आपका 1.5 लाख का जो गेन है वो सेट ऑफ होगा, 2.5 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा
और आपको कोई कैपिटल गेन का टैक्स भरना नहीं है, इसलिए उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। इसका आप जरूर ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, जो चीज़ें गुप्ता जी बताई गई हैं वो दरअसल इनकम टैक्स के जो मौजूदा प्रावधान है उसके हिसाब से आपको ये सुझाव या सलाह दिया गया है हमारे टैक्स एक्सपर्ट की तरफ से। और कई बार सरकार के फैसले प्रावधान पर सवाल उठाए जाते हैं, वो एक अलग मुद्दा है जिस पर अलग से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी जो प्रावधान है उसके हिसाब से आप इस तरीके से अपना टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं। गुप्ता जी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हैदराबाद, जहां से जोगेश्वर राव जी का ईमेल आया है। ये ईमेल बड़ा ही दिलचस्प है, कई लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं। दरअसल इनके पास 3 फ्लैट हैं, 2 फ्लैट वो खुद के रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं और तीसरा फ्लैट इनका दूसरे शहर में है। अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि दूसरे शहर का जो तीसरा फ्लैट है उसको बेच करके और जहां वो रह रहे हैं वहां एक और फ्लैट खरीदना चाहते हैं। अब इनका सवाल है कि ऐसी सूरत में क्या उन्हें सेक्शन 54 के तहत टैक्स छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगी? मुकेश जी, क्या सुझाव आपका? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो इनका सवाल है वो अक्सर कई लोगों के मन में खड़ा होता है। अब ये हमारे 2 सेक्शंस हैं, वो ख्याल रखना है। उन्होंने सीधा सेक्शन 54 का जिक्र किया है, क्योंकि 54 में आप एक प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसका जो गेन है उसको एक नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने में या कंस्ट्रक्ट करने में आप उसका यूटिलाइज करते हैं, तो आपको सेक्शन 54 का फायदा मिलता है, एग्जम्पशन का। उसमें 54 में देयर इज नो कंडीशन, लक्ष्मण जी, आपके 3 हो या 10 हो, irrespective of the number of residencies you have, every time you sell a residence, तो आप उसके सामने एक नया रेसिडेंस ले सकते हैं। सो यू कैन कीप ऑन रोलिंग ओवर। ये सेक्शन 54 का रूल है। लेकिन 54F में रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के सिवा आप कोई लॉन्ग टर्म एसेट बेचते हैं, जैसे कि आपने शेयर्स बेचे, आपने कोई जमीन बेची, आपने सोना चांदी बेचा, तो उसका जो आपका गेन का एग्जम्पशन लेना है, तो उसमें आपको जो नेट कंसिडरेशन है उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है 54F में। पर वहां एक रूल ये है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप इसका फायदा नहीं ले सकेंगे। सो यू कैन इन्वेस्ट इन अ सेकेंड हाउस बट नॉट इन अ थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ हाउस। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो है ये 54F की बात आप कह रहे हैं। दरअसल तीसरा फ्लैट बेच करके आप कई फ्लैट रख सकते हैं, लेकिन फ्लैट की जगह अगर आप कोई दूसरी संपत्ति बेचते हैं, चाहे आपका शेयर हो या फिर प्लॉट हो या फिर ज्वेलरी हो, तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होता। क्यों, मैं सही समझ रहा हूं मुकेश जी? नहीं, ये एक घर का नियम जो है रिस्ट्रिक्शन, वो 54F में है, 54 में नहीं है। इसलिए हमारे जो दर्शक हैं हैदराबाद के, उनको कोई चिंता का कारण नहीं। चलिए, मुझे लगता है कि ऐसे कई सारे दर्शक हैं जिनके मन में दुविधा थी, दुविधा आपने दूर कर दी। और अब दरअसल अपने पुत्र वधू को अगर आप गिफ्ट देते हैं तो आप पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी, और इससे बचने का क्या है तरीका, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। टैक्स गुरु और हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, कई सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक मुद्दा जो बार बार उठ रहा है और पिछले एपिसोड में भी हमारे दर्शकों ने देखा होगा, वो ये था कि शादियों के मौके पर गिफ्ट दिया जाता है और गिफ्ट सबसे भारी भरकम मिलता है पुत्र वधू को। अब पुत्र वधू को शादी के मौके पर भी गिफ्ट मिलता है, तो वहाँ तक तो हमने समझाया था, लेकिन कई लोग शादी के बाद भी, मैरिज एनिवर्सरी होता है, पुत्र वधू का जन्मदिन होता है, वहाँ भी गिफ्ट देते हैं, तो वहाँ पे टैक्स की जिम्मेदारी कैसे बनती है, इस तरह के कई सारे सवाल आ रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे में अगर पुत्र वधू को कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो टैक्स का नियम क्या कहता है, टैक्स की देनदारी कैसे बनती है? देखिए लक्ष्मण जी, इसमें नियम बहुत साफ है सेक्शन 64 का, कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्रवधू, माना सास या ससुर, अपनी बेटे की बहू को कोई भी गिफ्ट देते हैं, तो उसमें से जो भी इनकम अराइज होती है वो इनकम को सेक्शन 64 के तहत क्लबिंग ऑफ इनकम के लिए जोड़ा जाता है। जैसे हस्बैंड वाइफ को देता है या वाइफ हस्बैंड को देती है, उसी लाइन पर ये डॉटर इन लॉ के लिए ये नियम है। पर इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हम इसको इस एंगल से देख सकते हैं कि पुत्रवधू का जो स्थान है वो ग्रहण करने के पहले, मान लीजिए कि शादी के दिन की शाम की शादी है और सुबह में
आपको गिफ्ट दी जाती है, तो ये कह सकते हैं सास ससुर कि हमने ये शादी के मौके पर ये गिफ्ट दी, और साथ में ये भी कह सकते हैं कि जब हमने गिफ्ट दी तब शी वॉज अवर वुड बी डॉटर इन लॉ, माने होने वाली पुत्रवधू थी, वो हमारी पुत्रवधू हुई नहीं थी, क्योंकि कोर्टों ने ये भी कहा है कि जब तक हमारे हिंदू विधि के अनुसार आपका पूरा सप्तपदी पूर्ण नहीं होता है तब तक शादी संपन्न नहीं होती है, तब तक ये रिलेशनशिप नहीं आती है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है कि अगर आप अपनी डॉटर इन लॉ के लिए कुछ कैपिटल बनाना चाहते हैं तो आप शादी के मौके के कुछ अरसे पहले बिफोर, क्योंकि शादी के बाद तो दरवाजे बंद हो गए, पर शादी के पहले आप दे सकते हैं, बहुत पहले भी मत दीजिए, क्योंकि यू विल हैव टू बी एबल टू शो, एज आपने बताया कि शादी के मौके पर दिया है, पुत्रवधू नहीं है और हमने दिया है तो शादी के मौके पर, तो ये भी एग्जम्पशन है, और जब दिया गया था पुत्रवधू नहीं थी, इसलिए कर्बिंग भी नहीं लगेगा। तो बेस्ट ऑफ बोथ, यू नो, यू कैन हैव योर केक एंड ईट इट टू। ये बहुत बढ़िया प्लानिंग हो सकता है लॉफुली। लक्ष्मण, बिल्कुल, तो कानून के दायरे में रहकर के आप कैसे पुत्रवधू को गिफ्ट दे करके भी टैक्स की देनदारी से बच सकते हैं, ये मुकेश पटेल जी ने आपको समझाया। अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं नासिक, जहां से हिमांशु अग्रवाल जी, जायसवाल जी, माफी चाहूंगा, हिमांशु जायसवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते सर जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। बताएं टैक्स गुरु कैसे आपकी मदद करें? हाँ सर, एकदम बढ़िया। मैं आपका शो रेगुलर देखता हूँ सर, और मुझसे काफी जानकारी मिलती है मुझे। जी बहुत बहुत मुझे धन्यवाद। सर मेरा ये सवाल था सर कि मदर से यदि आपको गिफ्ट मिलती है या गिफ्ट लेना हो तो वो HUF में ले सकते हो क्या? जैसे अब मेरे HUF में है तो मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं, तो वो जो HUF का जो भी अमाउंट है वो HUF अकाउंट में ले सकते हैं क्या? ठीक है मुकेश जी, क्या सुझाव है इनके लिए? देखिए, गिफ्ट दे तो सकते हैं, पर ये गिफ्ट आपके HUF के हाथ में टैक्सेबल होगी, क्योंकि नियम ये कहता है कि जब कोई HUF का मेंबर हो वो अपने HUF को गिफ्ट देता है तो उसको सेक्शन 56(2) के तहत टोटल एग्जम्पशन है, वॉट एवर इज द अमाउंट, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर आपकी मदर आपके HUF को अगर गिफ्ट देती है तो 50,000 से ज्यादा अमाउंट हो जाता है साल में, और सब गिफ्ट्स को मिला के, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज योर टैक्सेबल इनकम। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए मदर अपने वसीयत में कुछ आपके HUF को दे के जाती है, तो वसीयत में देयर इज अ टोटल एग्जम्पशन, उसमें ये इवन इफ शी इज नॉट अ मेंबर देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसको ख्याल में रखते हुए आप प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए, तो हिमांशु जी अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ सर, वो तो मेरे समझ में आ गया। हाँ। फिर मुझे ये जानना था कि वो जो गिफ्ट अमाउंट है वो मेरे अकाउंट पे लिया तो उसकी कोई ऐसा साल भर में कितना अमाउंट टैक्स फ्री रहेगा, ऐसा कुछ रहता है कि जैसे गिफ्ट देती है मेरी, मान लो मेरी मदर मेरे को HUF नहीं सर, जैसे 10 लाख रुपए दे रही है तो वो टैक्सेबल रहेगा क्या वो अमाउंट? हाँ। में देखिए, इंडिविजुअल को देती है आपको मदर टू सन, देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज इट्स अ रिलेशनशिप, बट मदर टू योर HUF, वो HUF को मदर का रिलेटिव नहीं माना जाता है और मदर HUF का मेंबर नहीं है, इसलिए अगर वो 10 लाख देती है आपके HUF को और मान लीजिए HUF के पास और कोई इनकम नहीं है, तो ये 10 लाख को आपकी इनकम मानने के लिए आपका जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं कि भाई आपको 2.5 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, अब 3 लाख एग्जम्पशन हो गया नए स्कीम में, और उसके बाद जो टैक्स के रेट्स है उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना होगा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हिमांशु जी आपकी सारी दुविधा दूर हो गई होगी। अब चलते हैं उड़ीसा, जहां से सुब्रत ज्योति जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुब्रत ज्योति जी बताएं क्या उलझन है आपकी? सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर, मेरे सवाल है कि किस तरीके से मैं टैक्स HRA कंपोनेंट, मेरे सैलरी में HRA कंपोनेंट नहीं है और मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं। ठीक है। तो मुझे ये जाननी है कि मैं किस तरीके से टैक्स बेनिफिट ले सकता हूं, और मैं जो कि रूरल एरिया में मेरा अपार्टमेंट है, तो मेरा जो अकोमोडेशन है उसकी कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है कि कोई रेंट रिसिप्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ऑनर जिसको आप दे रहे हैं उनको, उनके पास पैन है?
उनके पास पैन नहीं है। पैन नहीं है तो पैन भी नहीं है, रेंट रिसिप्ट भी नहीं है, रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है, लेकिन आप उनको किराया दे रहे हैं और ये HRA जो है आपके CTC का पार्ट नहीं है। बहुत ही अलग हालात हैं। मुकेश जी, क्या करना चाहिए इनको? he should not give up his hope. इनको हालांकि सैलरीड एम्प्लॉय को जो आमतौर से सेक्शन 10(13)A में HRA का एग्जम्पशन मिलता है वो तो नहीं मिलेगा क्योंकि कंपोनेंट ही नहीं है। पर एक और प्रोविजन है भाई साहब, आप ये ध्यान में रखिएगा, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80(G) और इसमें ये कहा गया है कि जब आपको कोई HRA नहीं मिल रहा हो या सैलरीड एम्प्लॉय के सिवा कोई बिजनेसमैन, प्रोफेशनल इन्वेस्टर कोई भी हो, अगर वो रेंटेड एकोमोडेशन में रहता है और वो रेंट पे करता है तो उसके लिए वो डिडक्शन का जो नियम है, एक तो क्या है कि मैक्सिमम यू कैन गेट 25% ऑफ योर टोटल इनकम, पर उसमें जो आपका टोटल इनकम का 10% से ज्यादा आपको रेंट देना चाहिए। माना आपकी टोटल इनकम समझिए 5 लाख है तो उसका 10% हुआ 50,000। आपने 80,000 का रेंट दिया तो 30,000 आपको डिडक्शन मिलेगा। और मैक्सिमम डिडक्शन जो है लक्ष्मण जी इज अप टू 60,000 रुपीज इन अ ईयर। अब इनका जो क्वेश्चन है, मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप हो सके तो चेक से आप ये पेमेंट करिए, क्योंकि आपके पास रेंट रिसीट या उसका पान नहीं है। अकाउंट तो बैंक का उसका जरूर होगा, क्योंकि यू विल नीड सम कॉन्टेम्पररी एविडेंस। और अगर आपने वो एविडेंस रखा है अपने रिकॉर्ड पर तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल पान न होने के कारण आपको उसका पान न होने के कारण आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मुकेश जी ने बताया, यही हमारे टैक्स गुरु की खासियत भी है कि जहां लोगों को लगता है कि उम्मीद अब नहीं है टैक्स बचने का, वो हम टैक्स बचाने के तरीके आपको बताते हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे 2 व्हीलर या कार के मेंटेनेंस पर अगर आपने खर्च किया है तो क्या GST इनपुट क्लेम कर सकते हैं? आखिर कर सकते हैं तो कैसे, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आगे जाकर के जो मैंने बताया यूएस का सिनेरियो चेंज होता है, उससे FII फ्लोज का भी सिनेरियो अगर चेंज होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी स्ट्रेंथ है उसमें, काफी इंटरेस्ट है ग्लोबली इंडिया में इन्वेस्ट करने में। वो तो यही होता है कि भाई जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो थोड़े समय के लिए लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडेक्स में अगर 10-12% बनना है, रुपये में 4-5% टूटने का डर है, तो रुक जाएगा वो पैसा। तो जो पिछले साल 1.5 साल में अंडर परफॉर्म किया है, अगर आप देखें, बिग IT है, बैंकिंग है, कंज्यूमर बड़े बारिंग 1-2 कंज्यूमर स्टॉक्स है, फार्मा है, तो काफी सारा रोटेशन देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप का जो बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ करता था वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। तो ये जो वैल्यूएशंस जो है, वेयर एवरीबडी इज पेंटिंग एनी स्मॉल कंपनी विद द सेम ब्रश, सो 250 से 5,000 तक इंडिया में 5,000 लिस्टेड कंपनी और 250 ऑनवर्ड्स सबको स्मॉल कैप कहा जाता है। सो इट विल बी रॉन्ग टू पेंट एवरी कंपनी विद द सेम ब्रश। तो लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे काफी स्टॉक सिलेक्टिव बॉटम अप अप्रोच स्मॉल कैप में रहा इंपॉर्टेंट जरूरी है। और वहां पे अभी भी काफी कंपनीज है जहां पे ग्रोथ मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है, काफी कंपनीज है जहां के वैल्यूएशन में अभी भी काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और काफी कंपनी जहां के ROE और ROC काफी इंप्रूव हो चुके हैं। So, selectively we are looking into auto ancillaries, capital goods. These are the 2 space, and consumer. These are the 3 space on which we are bullish between mid and small. चलते हैं इंदौर, जहां से राकेश अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार पटेल साहब, लक्ष्मण सर जी नमस्कार। मेरा सवाल है कि जैसे अगर अपनी ट्रेडिंग फर्म है और अपन कोई कार या 2 व्हीलर खरीदते, तो खरीदते टाइम उसका GST, सर्विस के टाइम और इंश्योरेंस सब उसका करवाते, तो इनका GST का इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुकेश जी। लक्ष्मण जी, द क्लियर आंसर इज गाड़ी या स्कूटर है जो आप
पैसेंजर यूज के लिए करते हैं उस पर आपको जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल रखते हैं उस पर आपको मिलेगा। और पैसेंजर्स में भी अगर 13 से ज्यादा कैपेसिटी के लिए आपने रखा है कोई व्हीकल और उसको यूज करते हैं तो आपको ये फायदा मिलेगा, जीएसटी इनपुट क्रेडिट, बोथ फॉर परचेज एंड रिपेयर्स। तो इसका जवाब है ना और हाँ। तो आपके फैक्ट्स को समझ के आपको प्लानिंग करना है। चलिए राकेश जी, आपके सवालों का जवाब मिल गया। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप गाड़ी का इस्तेमाल करते कैसे हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज।